हाँ जी, तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एक तरह से रिक्वेस्ट थी कि हम ऐसा कुछ करें कि हम हफ्ते में एक बार मिलें, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ड्यूरिंग द वीक उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन डिस्कस करें। ठीक है, जिससे क्या होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस तरह के सीरीज मल्टीपल टाइम्स ऐसे सेशंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी एक न्यूज़ होती है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करा जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेशन वाकई में बहुत अच्छा था और आप आगे भी ऐसे सेशंस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों के लिए अगर वैल्यू एडिशन होगा तभी मैं इतने एफर्ट डाल के इस तरह के सेशंस हर वीक रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले अगर मैं एक छोटा सा जनरलाइजेशन करूं, एक फिनेंस स्टूडेंट हमेशा एक चीज़ में कंफ्यूज रह जाता है कि मैं कभी भी है ना इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़ नहीं समझ पाता। इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़ ऑन व्हाट? इम्पैक्ट ऑन न्यूज़, इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़ ऑन प्राइस और वैल्यूएशन ऑफ बिजनेसेस ऑब्लिक सेक्टर्स। मेरे को नहीं पता चल पाता कि कोई भी न्यूज़ अगर आ रही है तो उसका कैसा इम्पैक्ट है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा तो नहीं है कि 101% कंडीशंस में काम करेगा, बट ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप 90-95% न्यूज़ का करेक्ट इम्पैक्ट गेस कर पाओगे। कोई भी न्यूज़ है वो तीन तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी न्यूज़ बिजनेस के कैश फ्लोज को इम्पैक्ट कर सकती है। कैश फ्लोज को इम्पैक्ट कर सकती है मतलब न्यूज़ आई उसके कारण बिजनेस के कैश फ्लोज फ्यूचर में बढ़ेंगे। जैसे कि जैसे कि मान लो एग्जाम्पल की गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर सेक्टर को टैक्स में रिलीफ दे दिया कि भाई चलो आप एक काम करो, आप हैंडीक्राफ्ट बनाते हो, ठीक है, और आप खादी का लेनिन बना रहे हो, ठीक है, तो आपको है ना टैक्स में 10 साल के लिए छूट, अगले 10 ईयर्स तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ आई है इसके कारण क्या जो खादी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके कैश फ्लोज इंक्रीज हुए हैं क्या फ्यूचर में? ठीक है, अगर हुए हैं, इंक्रीज हुआ है, तो जो न्यूज़ है उसका जो इम्पैक्ट है दैट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट। सिंपल सा लॉजिक है। सेकंड, कोई भी न्यूज़ से मेरे बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर ग्रोथ बढ़ेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डोमिनोज जो जुबिलेंट फूड वर्क करके कंपनी है वो अनाउंस कर दे कि हम लोग नेक्स्ट ईयर में 500 नए आउटलेट्स खोलेंगे, वो ऑन एन एवरेज 200-300 आउटलेट्स खोलते हैं हर ईयर, मतलब ऑन एन एवरेज डेली एक आउटलेट खुल रहा है इंडिया में, लेकिन वो सडनली बोल दे कि अब हम अगले साल 600 नए आउटलेट खोलेंगे या हम कोई नई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि उस चीज़ से बिजनेस में ग्रोथ भी आएगी और बिजनेस के कैश फ्लोज भी बढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें जब होंगी, मतलब कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, ग्रोथ भी बढ़ रहा है, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट मेरे लिए पॉजिटिव होगा। वहीं पर ही अगर मैं बोलता हूं आपको, जो लास्ट चीज़ है वो है रिस्क इन द बिजनेस। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण मेरी बिजनेस का रिस्क कम हो रहा है, ठीक है, बिजनेस का रिस्क कम हो रहा है मतलब से फॉर एग्जांपल सर मेरा तो सोडा ऐश का बिजनेस है, स्पेशलिटी केमिकल है, ठीक है, अभी अभी गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आया है कि गवर्नमेंट ने सोडा ऐश के इंपोर्ट पे, अगर आप चाइना से सोडा ऐश का इंपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट ने उस पर एक डंपिंग ड्यूटी लगा दी है कि 45% एक्स्ट्रा आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि अब लोग कम चाइना से मंगाएंगे तो लोकल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसने मेरे बिजनेस के रिस्क को कम कर दिया, दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज पॉजिटिव फॉर मी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जब उल्टा होता है तो वो न्यूज़ नेगेटिव हो जाती है। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिसको आप फॉलो करके कभी भी किसी भी न्यूज़ का असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपनी फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द वीक को कवर करते हैं। हाँ जी, तो इस हफ्ते एक धमाकेदार इवेंट हुआ है। वो इवेंट ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी स्लैश कर दी है ऑन गोल्ड बुलियन एंड सिल्वर बुलियन एंड प्लैटिनम। लगभग हर तरह के मेटल पे गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को क्रैश कर दिया है। अगर आप देखोगे तो कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी। पहले अगर मैं गोल्ड को इंपोर्ट करता था तो मेरे को 15% ऑफ इट्स वैल्यू इंपोर्ट ड्यूटी में देनी पड़ती थी, ठीक है, और अब वो कम करके 6% करी गई है। मतलब अगर आप देखोगे तो 15 से इसको कम करके सीधे 6% करा है, क्लोज टू 40-50%
50-55% रिडक्शन आया है इंपोर्ट ड्यूटी में। इट्स अ बिग इवेंट। ठीक है, अब इसके कारण हुआ क्या वो समझना। ठीक है, अगर आप जेनरिक एक इंपैक्ट देखोगे गोल्ड पे, ठीक है, तो गोल्ड पे इंपैक्ट ये हुआ कि गोल्ड का प्राइस क्रैश कर गया। ये बहुत अनयूजुअल क्रैश है गोल्ड का, इतनी बड़ी कैंडल एक दिन में इतना 5% 4% क्रैश करना, दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ वेरी यूजुअल। ठीक है, तो सर सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है कि गोल्ड का प्राइस क्यों क्रैश करा। अब देखो यार, गोल्ड जो है ना उसका वैल्यूएशन नहीं करा जा सकता। वैल्यूएशन नहीं करा जा सकता मतलब वो कोई कैश जनरेटिंग एसेट तो है नहीं कि आप उसका डीसीएफ रन करके वैल्यूएशन कर दो। तो गोल्ड का जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब सिंस गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी कट करी है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड, ठीक है, दिस हैज बीन रिड्यूस्ड। तो इसका इम्पैक्ट क्या आया, इसका इम्पैक्ट आया मोर पीपल नाउ इंपोर्ट गोल्ड। लोगों को आपने गोल्ड का इंपोर्ट इंक्रीज करने के लिए इनकरेज करा। जब इंक्रीज करना, जब बाहर से अब गोल्ड इजीली एक्वायर हो पा रहा है, ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गोल्ड विल इंक्रीज। सिंपल सा लॉजिक है ब्रो, डिमांड और सप्लाई का खेल है। सप्लाई बढ़ गई, डिमांड अभी वहीं के वहीं उतनी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, प्राइजेस फॉल, नीचे गिर जाएंगे प्राइजेस। बेसिक सा चीज है और एग्जैक्टली यही हुआ है। हाँ, इसके पीछे गवर्नमेंट के दो एक तुक है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि चूंकि हमने गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा रखी थी, 15% लगा रखी थी, तो स्मगलिंग बहुत हो रही थी। अगर आप देखोगे तो 22 से 23 के मुकाबले 22 में 100 टन गोल्ड के आसपास स्मगल हुआ था इंडिया में, जो पकड़ा गया था, और वो बढ़ के 155 टन हुआ था। तो गवर्नमेंट का एक छोटा सा पुश है कि भाई ड्यूटी कम हो जाएगी तो लोगों के लिए इनडिफरेंट ही हो जाएगा ना, गोल्ड क्यों फिर वो ऐसे विग में छुपा के और पैंट में छुपा के और सूटकेस में छुपा के, और वो वायरल रील आपने देखी होगी, नोट में छुपा के वो लेके आते हैं गोल्ड, है ना। यूजुअली हैदराबाद एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा पकड़ा जाता है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, राइट। सो ये एक तो स्मगलिंग कम होगी। अब इसमें ना ऑफ द रिकॉर्ड भी एक बात है। ऑफ द रिकॉर्ड बात ये है कि गवर्नमेंट ने जब 2020 और 2021 में लोगों के पास लिक्विडिटी थी, बहुत ज़्यादा पैसा था हाथ में, लोगों ने अपनी सेविंग्स सब डिजॉल्व कर ली थी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, सोवरन गोल्ड बॉन्ड का भरपूर प्रमोशन करा था, है ना। और अब वो सारे सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है वो मेच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट की एक मेच्योरिटी वॉल है ना, वो बहुत बड़ी खड़ी है उसके सामने, कि उसको बहुत हेवी अमाउंट के एसजीबीज अब मेच्योर करने हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, कस्टम ड्यूटी कट करके जो प्राइस में प्राइजेस जो क्रैश हुए हैं, इससे गवर्नमेंट का क्लोज टू 9,000 करोड़ का पे ऑफ बच गया। अगर ये प्राइस क्रैश नहीं हुए तो गवर्नमेंट को 9,000 करोड़ रुपीस के आसपास एडिशनल पे ऑफ करना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट ने बचाया। ठीक है, इसके साथ साथ बजट के अंदर एक और छोटा सा अनाउंसमेंट हुआ कि भाई पहले अगर आपने 3 ईयर से ज़्यादा गोल्ड को अपने पास रखा हुआ है तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाता था, अब वो रिड्यूस करके 2 ईयर्स कर दिया गया, विच इज़ वेरी गुड। रीजन बीइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल पे गेन पे टैक्स कम है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट हम यहाँ पर है ना कुछ और बात करने के लिए आए। हम यहाँ पर ये बात करने, मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दे दिया, हम यहाँ बात करने के लिए ये आए कि जिस दिन गवर्नमेंट ने गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी स्लैश करी, उस दिन ये सारे स्टॉक्स, वेदर इट इज टाइटन, टाइटन क्लोज टू 6% भागा, ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट्स क्लोज टू 10% अब बंद हुआ, सेनको क्लोज टू 6-7% ऊपर चढ़ गया। आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये स्टॉक्स में इतने पॉजिटिव इंपैक्ट आया, समझना। देखो, अगर आप जनरली देखोगे तो सर ज्वेलर को तो लॉस हुआ होगा। कैसे, कि उसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। भाई तनिष्क है, तनिष्क को ऐसा थोड़ा ना कि मेक ऑन ऑर्डर बनाती, तनिष्क के पास तो करोड़ों रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है, कहीं हंड्रेड्स ऑफ केजीज गोल्ड तनिष्क के पास लॉकर में रखा होगा। तो उसका तो प्राइस गिर जाना चाहिए, उनका तो नुकसान होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। उसके लिए आपको तनिष्क और टाइटन का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। ये लोग क्या करते हैं ब्रो, इन लोगों ने अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बना रखा है कि इनको गोल्ड के प्राइस मूवमेंट से कोई लेना देना ही नहीं होता। गोल्ड अगर यहाँ से 20% ऊपर हो जाए या 50% नीचे चले जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लोग करते हैं क्या है वो समझना। जैसे मान लो अभी ये जो सीज़न है, ये जुलाई से दिसंबर का सीज़न है। आपको भी पता है कि इस दौरान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इस इन 6 महीनों के दौरान सबसे ज़्यादा गोल्ड सेल होता है, क्योंकि फेस्टिवल्स आ जाते हैं, क्रिसमस फेस्टिवल्स, वेडिंग्स। ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे ना, ये यहाँ पर खड़े होके एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि अपने को कितने केजी गोल्ड की रिक्वायरमेंट होगी, कितने केजी गोल्ड अपन सेल करेंगे। से फॉर एग्जांपल इन लोगों ने एस्टिमेट किया कि इन्हें यहाँ पर ही 300 केजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगले 6 महीने। तो अब ये लोग क्या करेंगे पता है? दे विल गो टू रिफाइनरीज, दे विल गो टू बैंक्स, और ये बैंक में जाके, बैंक से जाके लैंड करेंगे गोल्ड 300 केजी। समझना इधर, बैंक से सोना उधार लेके आएंगे। ठीक है। ये उधार सोना लेके आएंगे, अपने लॉकर में रखेंगे बढ़िया, उसकी डायमंड ज्वेलरीज बनवाएंगे। ठीक है, कुछ भी इस तरह की ज्वेलरीज बनाएंगे और वो ज्वेलरी यहाँ बेचेंगे। अब आप ध्यान से समझना, जैसे मान लो उन्होंने जुलाई मंथ में 70 केजी ज्वेलरी बेची, 70 केजी गोल्ड बेचा, तो क्या है ना, इस अमाउंट के दो पीस होते हैं। एक तो होती है गोल्ड की वैल्यू जो कस्टमर आपको पे करता है, और एक होता है मेकिंग चार्ज जो कस्टमर आपको पे करता है। ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, मेकिंग चार्ज तो हो गया इन लोगों का प्रॉफिट। ये जो गोल्ड की वैल्यू है, ये ओपन मार्केट में जाएंगे, वहां से 70 केजी गोल्ड खरीदेंगे और वो 70 केजी गोल्ड वापस इनको कर देंगे। जैसे जैसे हमारा सोना बिकता जाएगा, हम आपको पैसा ओरिजिनल वापस, गोल्ड जो गोल्ड लिया है गोल्ड का गोल्ड ही वापस देंगे। अब सर इसमें बैंक को क्या फायदा है? तो सिंपल सा बात है, अगर बैंक ने 300 केजी गोल्ड दिया है तो वो 300 वापस थोड़ा ना लेगा, वो थोड़ा सा और ज़्यादा लेगा। से बैंक बोलेगा कि 5% एक्स्ट्रा देना, तो 315 केजी गोल्ड आपको वापस देना पड़ेगा। दैट इज द कॉस्ट ऑफ लेंडिंग गोल्ड। ये गोल्ड को लेंड करने का कॉस्ट हो गया। आप समझो मेरी बात। मान लो मैं तनिष्क हूं, ठीक है, मेरे पास गोल्ड रखा हुआ है 100 किलो, गोल्ड का प्राइस 5% गिर गया, तो मेरे को क्या करना है उससे? अब कस्टमर आएगा, 5% गिरे हुए प्राइस पे गोल्ड खरीदेगा। मेरे को उस जो प्राइस कस्टमर पे करेगा उसमें दो कंपोनेंट, एक गोल्ड का प्राइस है और एक मेकिंग चार्ज है। जो गोल्ड का प्राइस है, समझना, वो गोल्ड का प्राइस तो मैं, जो कम चार्ज है वो लूंगा, गोल्ड बाजार से गोल्ड लूंगा और जाके वापस कर दूंगा। जो मेकिंग चार्ज है, अच्छा इसमें अब एक लॉजिक बन सकता है आपका कि सर मेकिंग चार्ज जो होता है वो तो गोल्ड के अमाउंट पे डिसाइड होता है, तो अगर गोल्ड की वैल्यू गिरेगी तो मेकिंग चार्ज की वैल्यू भी गिरेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये समझिए, जब एक इंडियन हाउस होल्ड, यहां पर आपको कंज्यूमर का पैटर्न समझना पड़ेगा। एक इंडियन हाउस होल्ड जब गोल्ड खरीदने जाता है तो कभी भी वो क्वांटिटी को बजट नहीं बनाता, वो वैल्यू को बजट बनाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम 200 ग्राम्स गोल्ड लेने जा रहे हैं, वो बोलेंगे हम 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का गोल्ड लेने जा रहे हैं। तो इनफैक्ट अगर गोल्ड की वैल्यू कम है तो एक कस्टमर की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है वो तो उतनी ही है या बढ़ रही है। तो इससे तनिष्क के बिजनेस पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अब बात रही कि इन सबके स्टॉक प्राइसेस क्यों उछल गए। इन सबके स्टॉक प्राइस उछले इस परसेप्शन में, इस एंटिसिपेशन में दैट चूंकि गोल्ड के प्राइस इतने ज्यादा गिरे हैं, तो जिन लोगों को गोल्ड की रिक्वायरमेंट अगले 3 महीने 6 महीने में है, जो दिवाली पे गोल्ड खरीदेंगे या घर में कोई बड़ी वेडिंग है उसके लिए गोल्ड खरीदना है, तो वो अपना कंजम्पशन प्रीपोन कर लेंगे। और एक्चुअली में होगा भी यही। ये जो अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था गोल्ड का, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये डिमांड इस समय, सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ गए
और डिमांड वहीं कांस्टेंट है, इसलिए प्राइस गिर रहा है। आपको समझना पड़ेगा, जैसे ये डिमांड पिकअप होगी प्राइस वापस पिकअप हो जाएगा। ये कहीं से कहीं तक कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ टाइटन, इट इज नॉट एट ऑल अ रिकमेंडेशन। मैं अपन सिर्फ इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इस हफ्ते मेरे अटेंशन में आई, वो ये था कि मामा अर्थ ने इन्वेंट्री पाइलअप करना फिर से शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सा जरा समझना, ये पहली बार लगा हुआ एक्विजिशन नहीं है मामा अर्थ पे। इसके पहले भी अगर आप देखोगे नवंबर 2023 में बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह आर्टिकल पब्लिश किया था कि आईपीओ के पहले मामा अर्थ ने एक्सेस स्टॉक अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को चिपका दिया। ये जो है ना, सोल्ड एक्सेस स्टॉक ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है पता है? इस फिनोमिना को बोला जाता है चैनल स्टफिंग, है ना। इसको चैनल स्टफिंग बोला जाता है कि आप अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए माल को कहां भेज रहे हो? अपने डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन में भेज रहे हो। तो आपने तो यहां सेल बुक कर दी कि मेरा माल बिक गया, लेकिन क्या माल एक्चुअल एंड यूजर तक गया है? बिल्कुल भी नहीं। वो माल अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कहीं फंसा हुआ है। तो सर इससे होता क्या है? इससे होता ही है कि मेरी सेल बढ़ जाएगी ना, मैंने ज्यादा क्वांटिटी, आखिरी देखो मेरी टारगेट तक 2400 करोड़ की सेल दिखानी है। मार्च का महीना है, 2300 करोड़ की सेल्स हो चुकी है ऑलरेडी। अब सिर्फ 100 करोड़ की सेल है, मैंने जबरदस्ती डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल भेज दिया। और ऐसा होता है, जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हैं, जिनके फादर पेरेंट्स इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्लीज आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको भी जबरदस्ती माल चिपकाया जाता है। कंपनीज में प्रैक्टिस है, बट इट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, आप ऐसी सेल दिखा रहे हो जो एक्चुअल में आपने सेल करी नहीं है ना, ना इसका पैसा भी अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फिर से मामाअर्थ न्यूज में मामाअर्थ के डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं कि कंपनी हमें बर्डन कर रही है एक्सेस इन्वेंट्री के साथ, ठीक है। मामाअर्थ पुशिंग एक्सेस स्टॉक इनटू जनरल ट्रेड, क्लेम डिस्ट्रीब्यूटर। जनरल ट्रेड मतलब मॉडर्न ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड। देखो, तीन तरह के ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड एंड ऑनलाइन ट्रेड। ऑनलाइन ट्रेड जो हम करते हैं, ई कॉमर्स, वो हमको पता है। मॉडर्न ट्रेड मतलब जो डी मार्ट है, आप जाते हो, आपके हाथ में एक बकेट रहती है, वो बकेट या एक ट्रॉली रहती है, उस ट्रॉली में आप सामान भरते रहो। जो जनरल ट्रेड मतलब आप दुकान पे जाते हो, अंकल को बोलते हो अंकल वो लाइफ बॉय साबुन या कुछ भी वो दे दो, दैट इज जनरल ट्रेड, ठीक है। इसके थोड़े से इम्प्लीकेशन समझते हैं अपन। मामा अर्थ की एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखोगे, होसाना कंज्यूमर्स की अगर बैलेंस शीट देखोगे, तो वो ये बोल रही है कि आज जो भी हम माल बेच रहे हैं उसकी 1/3 सेल मेरे ऑफलाइन एवेन्यूज से आ रही है, विच इज अ वेरी बिग क्लेम टू मेक, बिकॉज मामा अर्थ बींग अ हार्ड कोर D2C कंपनी जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचती थी इन ऑनलाइन फैशन, ठीक है, वहां से अगर ये बोल रही है कि आज हम हर 3 रुपए में से 1 रुपया ऑफलाइन में माल बेच के कमा रहे हैं, बिकॉज ऑफलाइन में जो ब्रांड का प्रेजेंस होता है वो बहुत सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म तक होता है। ये बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान में आज भी 95% ऑफ द टोटल सेल्स जो होती है वो ऑफलाइन होती है। ई कॉमर्स कोई बहुत बड़ा नहीं है, 5% ही है बस ग्लोबल का। ग्लोबल मतलब मेरी डोमेस्टिक सेल का, ठीक है, पूरे अम्ब्रेला का। हाँ जी। और अगर हम देखेंगे तो यूजुअली जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड आइटम्स होते हैं, एचयूएल हो गया, इमामी हो गया, डाबर हो गया, इन लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास 20 से 30 दिन या मैक्सिमम 45 डेज की इन्वेंट्री होती है। लेकिन मामा अर्थ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के केस में 90 डेज तक चली गई है, ठीक है। तो एक चैनल स्टफिंग का एक्विजिशन लग रहा है। इस पे समझो कि मामा अर्थ कंपनी क्या बोल रही है। कंपनी बोल रही है कि भाई हमने डिस्ट्रीब्यूशन चेंज के अंदर कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चेंज करें, जिसके कारण हमारी इन्वेंट्री में थोड़ा सा शूटअप देखने को मिला है। वी आर स्टिल इन अ ट्रांजिशन फेस, हम लोग एक ट्रांजिशन फेस में, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग बेटर क्वालिटी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, जो शोर कम मचाए, मतलब बेसिकली। एंड नंबर थ्री, हम लोग थोड़ा ऑटोमेशन कर रहे हैं खुद को फ्यूचर रेडी होने के लिए। डीएमएस और एसएफए का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डीएमएस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। एसएफए मतलब सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी यहाँ पर। ये इनका ट्रांजिशन किक ऑफ है कि Q3 ऑफ FY24 से ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी चेंजेस हैं
ये हम 10 बड़े मेट्रो शहर में Q4 FY24 तक कर देंगे। मतलब एक क्वार्टर के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर हम नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ट्रांजिशन पूरा कर देंगे। एंड ये फाइनली जो पूरा ट्रांजिशन क्लोजर होगा ये अगले 1 साल में हो जाएगा। यहाँ से रिमेनिंग 9 मंथ में हम रेस्ट ऑफ द इंडिया को कवर करेंगे। अब इसमें समझना कि इसके अंदर फंडा क्या आ रहा है टोटल। देखो यार, मामा अर्थ जो है ना वो इनिशियली D2C कंपनी थी। D2C कंपनी क्या करती है, इसके पास एक मेगा वेयर हाउस होता है, एक मेगा वेयर हाउस होता है, और उस मेगा वेयर हाउस से ये माल पूरे इंडिया के अलग अलग शहरों में बेचती है। ये तो हो गया आपका नॉर्मल ट्रेड, मतलब ई कॉमर्स। जब बात आती है मॉडर्न ट्रेड या रिटेल ट्रेड की, रिटेल ट्रेड में क्या हो रहा है, रिटेल ट्रेड, जनरल ट्रेड जिसको बोलते हैं, जो दुकान से जाके सामान खरीदा जाता है, ठीक है। वो क्या करेगा, दुकानदार, दुकानदार के पास जो शेल्फ है उसमें है ना वो एक शेल्फ मामा अर्थ का रखेगा भर के, और इसमें उसको स्टॉक का डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब ये डिस्प्ले के चक्कर में ही उनके 50,000 से 1 लाख रुपए का कैश ब्लॉक हो जाता है। तो कभी भी कैश ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर वो करते, समझना, अगर इस तरह से पैटर्न होता इंडिया में, तो मामा अर्थ क्या करती, अपने वेयर हाउस से डायरेक्टली वो कस्टमर की शॉप पे, रिटेलर की शॉप पे माल भेज देती। लेकिन वो तभी भेजती जब रिटेलर अपफ्रंट पेमेंट करता। वो हो नहीं रहा है। तो इस केस में क्या होगा पता है, इस केस के अंदर अब होता यह है, और एक्चुअल में ये होना चाहिए रादर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, कि जो बड़े वेयर हाउस हैं, ठीक है, वहां से मेरा माल जाएगा सुपर स्टॉकिस्ट्स के पास, ठीक है। सुपर स्टॉकिस्ट के पास माल जाएगा जो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर, कंसाइनमेंट एंड फ्रेट एजेंट बोल दो आप इसको, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल रखता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इनके 2 वेयर हाउस हैं, एक गुड़गांव में और एक बैंगलोर में। तो बैंगलोर से हर स्टेट में एक सुपर स्टॉकिस्ट है, उसके पास पूरी इन्वेंट्री जाएगी। फिर इस सुपर स्टॉकिस्ट से इन्वेंट्री जाएगी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वेंट्री जाएगी रिटेल शॉप में, और यहां से मेरा कस्टमर फिर बाय करेगा। इनका ये बोलना है कि अब हम लोग है ना इस तरह का सेटअप पूरा लगा रहे हैं। जो सुपर स्टॉकिस्ट होंगे उनकी क्वालिटी हमको बहुत ऊंची रखनी है, और हम इनको 5% ऑफ सेल्स तक पे करेंगे, ताकि ये लोग प्रॉपर क्रेडिट रिस्क लेके काम करें। क्रेडिट रिस्क मतलब, मैंने एक बार सुपर स्टॉकिस्ट को माल बेचा तो वो तेरी जिम्मेदारी है भाई, माल बिके तो तू बेच, नहीं बिके तो मत बेच, एक्सपायर हुआ मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, ठीक है। अब देखो यार, अगर होसाना एक छोटा बिजनेस होता, ठीक है, एक छोटी सी कंपनी होती जो स्टार्टअप थी, जैसे पहले ये था, इन्फ्लुएंसर ड्रिवन मार्केटिंग कर रहे थे, तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आपने चैनल स्टफिंग कर दी है, ठीक है। लेकिन अब है ना, इट्स अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब कंप्लायंस स्पेस के अंदर आ चुकी है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब ऐसे बिजनेस के अंदर अगर चैनल स्टफिंग निकल के आती, दिस विल कुड इवॉल्व एज अ केस स्टडी इन इटसेल्फ। डेफिनेटली वी हैव द कॉन्फिडेंस कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो ये वॉक द टॉक करेगा, ठीक है। बट अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है ना, तो मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि आप screener.in पे जाएं, ठीक है, मामा अर्थ को सर्च करें, ओसाना को सर्च करें, ठीक है। सबसे बॉटम में जाके आप है ना कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ लो। क्या कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ोगे, कौन सी, Q3 FY24 और Q4 FY24। यहाँ पर आप इन्वेंट्री रिलेटेड अगर सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, पूरा एक हफ्ता आपके पास आराम से पढ़ना, ठीक है। अब एक तीसरा पहलू है जिस पे अपने को डिस्कशन करना है, वो है रूरल डिमांड। रूरल डिमांड इस वीक के अंदर 2 बार न्यूज में आया। एक न्यूज आई कि एफएमसीजी कंपनीज आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्ग अवेटेड रूरल रिकवरी, कि एफएमसीजी कंपनीज ने अब खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। दूसरा आया कि रूरल टू व्हीलर डिमांड सोर्स बैक टू लाइफ इन फर्स्ट हाफ ऑफ FY24। एफएमसीजी कंपनीज ने खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, और जो टू व्हीलर की रूरल डिमांड है वो तो पिकअप भी कर चुकी है। मतलब एक टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है रूरल डिमांड में। थोड़ा सा जरा समझना कि सर वाई वी आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट रूरल डिमांड। आपको ये समझना पड़ेगा ब्रो, कि इंडिया आज भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है इंडिया का, दैट स्टेज इन रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री।
ठीक है, अर्बनाइजेशन तो इंडिया में अब बहुत रैपिडली हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एरिया रूरल पार्ट है कंट्री का। इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर 10 रुपए का तेल बिक जाता है ब्रो, एडिबल ऑयल। समझ रहे हो आप? सैसेसाइजेशन हो चुका है चीज़ों का, छोटे छोटे सैशे के अंदर चीज़ें बटती हैं यहाँ पर। ठीक है, हम देखेंगे सर कैसे बोल सकते हो आपकी पिछले 2 सालों में 3 सालों में रूरल डिमांड? भाई चाय पत्ती तक कम बिकी है, वॉल्यूम वाइज कम बिका है चाय पत्ती का। लोगों ने क्या चाय पीना कम कर दिया? समझ रहे हो? सर क्या रीजन रहा रूरल डिमांड कम होने का? तो 3 4 रीजन है। सबसे पहले एक तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब इन्फ्लेशन तो है ही, नो डाउट अबाउट इट, बट उसका माहौल भी बहुत ज्यादा बनाया गया है। एक जो किसान है उसको कैसे समझ में आता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है? कि उसने पिछले साल जब खेत में बीज डाले थे तो वो बीज 30,000 रुपीज में आ गए थे, से फॉर एग्जाम्पल। इस साल वही बीज 45,000 रुपीज में आ रहे, तो समझ गया कि भाई 50% कीमत बढ़ गई है। दूसरा, देर इज दिस डिक्लाइन इन हाउस होल्ड साइज, इससे भी रूरल डिमांड में कमी आई है। मतलब जो रूरल मेंबर्स हैं, हाउस होल्ड मेंबर्स हैं, ठीक है, दे हैव नाउ स्टार्टेड मूविंग टू अर्बन सिटीज। अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, तो वो डिमांड डेफिनेटली अब वहां से शिफ्ट होकर अर्बन डिमांड में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा क्या है, लोग जरूरत की चीजों पर ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, सो दे आर स्पेंडिंग लेस ऑन बिस्किट्स एंड टीज एंड ऑल अदर थिंग्स। जरूरत की चीजें ने, पेट्रोल अब गाड़ी में भरा नहीं है, 80 रुपए का पेट्रोल 120 और 115 रुपए तक चला गया था। इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट डबल हुई है पिछले 5 सालों में। और लोगों का थोड़ा सा सेविंग्स पे भी फोकस हुआ है पोस्ट कोविड। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल में रूरल डिमांड 4.4 रही है और अर्बन डिमांड 4.2 रही है, वॉल्यूम ग्रोथ जो हुआ है, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ सब चीज़ों में। एक एजेंसी है कंटार करके, कंतार ने अभी अपनी एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में बोल रहा है कि अर्बन एरियाज के अंदर एफएमसीजी की ग्रोथ बढ़ेगी, 6.1% होगा, एक्सक्लूजिंग वीट एंड आटा कैटेगरी। वीट और आटा में ग्रोथ नहीं बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा का पूरा प्रॉपरली सैचुरेटेड मार्केट है। ठीक है, वहीं पर ही बजट में अगर आप देखोगे तो 2.66 लाख करोड़ रुपीस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग हुई है, मनरेगा वनरेगा के थ्रू। अब सिंपल सी बात है भाई, रूरल का चक्का अगर चलाना है तो उनके हाथ में पैसा देना पड़ेगा। एक गरीब आदमी जो होता है वो यही करता है, अगर उसने 300 रुपया कमाया है तो 100 रुपए की दारू पिएगा, बाकी 200 रुपए का पूरा सामान खरीदते हुए घर जाएगा, कुछ भी घर पे बचा के नहीं लेके जाता। ठीक है, ये फैक्ट है। ये क्या चीजें और होती हुई दिख रही है, आप खुद देखिए। प्राइम डे की सेल अभी आई है, अभी 2 दिन की सेल थी, 23rd 24th जुलाई को, इसी वीक में 24% तो लोग ज्यादा हैं। प्राइम मेंबर्स 24% से इंक्रीज हुआ है पार्टिसिपेशन। 65% डिमांड जो आई वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आई है। ठीक है, हर 2 में से 3 प्राइम मेंबर बिलोंग्स टू टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। ठीक है, टोटल 70% डिमांड केम फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। ठीक है, आप देखो एप्पल के आईपैड 23 टाइम्स ज्यादा बिके हैं सेल्स में, पिछले साल के मुकाबले 23 गुना ज्यादा बिके हैं। गैलेक्सी टैब 17 गुना ज्यादा बिके हैं। सबको टीचिंग करनी है क्या? क्या कर रहे हो? ठीक है, और इसका असर क्या, रूरल डिमांड का पिकअप का असर मुझे चार्ट्स पे भी होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, ये जो था, दिस वाज नवंबर 21। नवंबर 21 को एक पीक बनाने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है, मार्केट का प्राइस वाज वेरी वेरी स्टैग्नेंट, इट वाज नॉट रेडी टू मूव। और अब वापस वो उसी लेवल के ऊपर आके खड़ा हुआ है, प्राइस इनफैक्ट उसको क्रॉस करा है। सेम पैटर्न वी हैव सीन इन डाबर ऑल्सो, डाबर में भी अब प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है। ठीक है, सेम पैटर्न वी हैव सीन इन ज्योति लैब्स ऑल्सो, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। ठीक है, तो यार जब इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है ना, तो ये एक फर्स्ट सिग्नल है रूरल डिमांड पिकअप का। मैंने कई बार मेरे पुराने कोहर्ट्स में भी बोला है दैट रूरल डिमांड का पिकअप होना जरूरी है। आप 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हो चुका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, आप समझ रहे हो, जो 80-90% 80% ग्रोथ आनी थी वो आ चुकी है। नाउ इट इज टाइम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रोथ है उससे अब दूसरी ग्रोथ और ड्राइव हो, ट्रांसपोर्ट बढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ बढ़े, कुरियर ग्रोथ बढ़े, लॉजिस्टिक ग्रोथ बढ़े, ये सब चीज़ें अब बढ़े। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आप बताइएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, मैं डेफिनेटली उन सब चीज़ों को कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये आप ही के लिए है, ज़रूरत नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले ताकि एटलीस्ट आप एक न्यूज़ से कनेक्ट रह पाओ। ठीक है,
इतना ही बोलना था इस हफ्ते में। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तभी मैं मिलने आऊँगा आपसे नेक्स्ट वीक के फिनेंस टॉक के अंदर। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।